Amendment Bill 2025. Bill is passed. बिहार में चुनाव है, वक्त पर तनाव है। ये राष्ट्र के बात जब आती है तो जो राष्ट्रवादी है वो एक साथ खड़े हो जाते हैं, ये दिखाई पड़ा है। और इस विधेयक का मुस्लिम समाज के भीतर वास्तविक समानता और विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। नीतीश ने दिया साथ, बिछी चुनावी बिसात। इस खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता। वक्त वोट समझ ही में नहीं आता है तो उनको कौन समझाएगा। लालू जी के भाषण पर न बोलें कि 2010 में क्या भाषण दिए थे। वक्फ का नया वादा, यूपी में विपक्ष को फायदा। मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ भूमाफिया हैं। कोर्ट जाना चाहिए, असंवैधानिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है। अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। नया वक्फ आएगा, यूपी बिहार के लिए क्या लाएगा? नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो गया और इसके साथ ये भी साफ हो गया कि किस पार्टी ने बिल का समर्थन किया और किसने विरोध की आवाज बुलंद की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में इस बिल के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। आज के मुकाबला में हम उसी का चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। Bill is passed. नया बिल देश के मुसलमानों की मौजूदा हालत पर कितना असर डालेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव के मद्देनजर चर्चा इस बात पर हो रही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में नए बिल के क्या मायने होंगे। मुस्लिम वोट पर अपना हक जमाते रहे नीतीश कुमार की पार्टी ने बिल का समर्थन कर बिहार के सियासी समीकरण को नई हवा दे दी है। कोई पसमंदा मुसलमानों के बारे में विचार करता था, परित्यक्ता नारी के बारे में कोई विचार करता था, कब्रिस्तान की घेराबंदी का विचार करता था, तो लालू जी को संपत्ति बनाने के लिए था। और मुसलमानों को इस बात का एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको सुरक्षा दिया, संरक्षण दिया और साथ ही मेरे जीवन दशा में बदलाव के लिए चिंतन करके कार्य योजना बनाया। जो तथाकथित हमारे विरोधी हैं, उसने मुसलमान की जमीन लिखवाई, मुसलमान का भला नहीं किया। लेकिन ये बात इतनी आसान भी नहीं है। खुद बिहार जेडीयू के मुस्लिम नेता नीतीश के इस कदम से नाराज हो चुके हैं। ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 के विरुद्ध है और तो इस सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध को लेकर आरजेडी मुखर रही। अब जेडीयू के समर्थन के बाद विपक्ष की बाँछें खिली हैं। आरजेडी की आस है कि इस बार के चुनाव में मुसलमान नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे। मुझको लगता है, हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं, मगर इधर जो उनका स्वास्थ्य को देख रहे हैं हम, तो हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है।
Bill is passed. बिहार की सियासत में ये सवाल गूंजने लगा है कि क्या संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने का साइड इफेक्ट नीतीश कुमार को पार्टी के अंदर भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। असर एलजेपी के फैसले का भी हो सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार बिहार का मुसलमान जेडीयू और एलजेपी पासवान की पार्टी से खासी नाराज है। लेकिन पार्टी के नेता चिराग पासवान कुछ और दलील दे रहे हैं। मैं कोई ऐसी चीज का समर्थन नहीं करूंगा जहां पे मुझे लगे कि समाज के किसी एक वर्ग के साथ या एक धर्म के साथ अन्याय हो रहा है। मेरे पिता ने कभी ऐसा नहीं किया था, हमारी पार्टी की ये सोच नहीं है। ऐसे में इन तमाम विषयों को लेकर संतोष होने के बाद ही हम लोगों ने खुलकर और आने वाले दिनों में भी मुस्लिम समाज में जाकर इस बातों को मजबूती से हम लोग रखने का कार्य करेंगे कि क्यों ये पारदर्शिता जरूरी थी। Bill is passed. नए वक्फ बिल का उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर भी गहन चिंतन हो रहा है। विपक्षी दल इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपने बयान से सबको चौंका दिया है। वो कह रहे हैं कि अब वक्फ से माफिया का कब्जा हटेगा और गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। न मस्जिदों को, न दरगाहों, न खानकाहों और न ईदगाहों और न कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ भूमाफिया हैं, जिन्होंने करोड़ों की जमीनें दबा रखी हैं और वाकिफ की मंशा के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने वक्फ बिल का शुरू से विरोध किया और हर मौके पर इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। संसद से बिल के पास होने के बाद अब समाजवादी पार्टी अदालत जाने की वकालत कर रही है। पोजीशन वाले भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हो सकता है वहां से इंसाफ मिले और ये बिल वहां से रिजेक्ट हो जाए। अब संवैधानिक बिल तो है ही है, क्योंकि इस बोर्ड वक्फ बोर्ड का जो हमें धार्मिक आज़ादी हमें संविधान ने दी है, अपनी संस्थाओं को चलाने की आज़ादी दी है, वो इस बिल के माध्यम से खत्म की जा रही है। बिल के समर्थन और विरोध के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों को अगड़ा और पिछड़ा के चश्मे से भी देखा जाने लगा है। जानकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन कर बिहार में पसमानदा मुसलमानों को गोलबंद करने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। कुछ इसी तरह की चर्चा उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में शुरू से अगड़े मुसलमानों का दबदबा रहा है और पिछड़े मुसलमान हाशिए पर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार उत्तर प्रदेश में बिल का समर्थन करने वाली पार्टियां इसका फायदा उठाएंगी या बाजी विपक्ष के पाले में जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या बिल के समर्थन का खामियाजा नीतीश को पार्टी के भीतर उठाना पड़ेगा? क्या मुस्लिम वोट की जमीन बचाने के लिए विपक्षी दल एक हो पाएंगे? क्या यूपी बिहार में विपक्ष को चुनावी फायदा मिलेगा? यूपी में अखिलेश का पीडीए इससे मजबूत होगा या कमजोर? बिहार यूपी के पसमानदा मुसलमान क्या एनडीए के पक्ष में अब खड़े होंगे? हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं अनुराग वर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जावेद रहमानी साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं एसपी के समाजवादी पार्टी के, धीरेन्द्र मुन्ना एलजेपी के प्रवक्ता हैं, शाजिया इल्मी भाजपा से हैं, चरण सिंह सापरा कांग्रेस से, प्रियंका भारती आरजेडी से और मनीष कुमार यादव जदयू से। मैं मनीष जी आपके पास आऊँगी क्योंकि बिहार में 6 महीने में चुनाव होने वाला है, तो सब लोगों की निगाह वहीं पर टिकेगी कि सीमांचल में क्या होगा। अगर सीमांचल में माहौल बदलेगा तो फिर भाजपा के सीटों में भाजपा को ज़्यादा सीटों का फायदा होगा। देखिए मारिया जी, सबसे पहले तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी वो भेदभाव का काम नहीं करते। जो बिहार जिस चीज के लिए पहले जाना जाता था, बिहार पहले किस चीज के लिए जाना जाता था? हिंदू मुस्लिम झगड़ा और जातीय नरसंहार।
हमारे नेता जब 5 के बाद बिहार में आए, उन्होंने बिहार के लोगों से ये कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो CCC से कोई समझौता नहीं करेंगे। उस CCC में एक सी ये भी है। और 5 के बाद अगर हमें लगता है कि आज तक बिहार में एक दिन का भी कर्फ्यू नहीं लगा होगा और सर्व समाज के लोग शांति से अपना जीवन जी रहे हैं और अपनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो लोग केवल हिंदू मुस्लिम झगड़ा कर कर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाते थे, वो इसे बढ़ावा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो कभी कोई भेदभाव नहीं किए। आप जितना काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया, अल्पसंख्यक छात्रावास हर जिले में, तलाकशुदा महिलाओं को 25,000 रुपए आर्थिक सहायता। लेकिन अभी तो वक्फ बिल पे चर्चा करिए ना। नीतीश कुमार ने जो किया है वो मुझे पता है। मारिया जी मैं आ रहा हूं, मैं एक लाइन बस कंप्लीट कर देना चाहता हूं। पूरे देश में राज्य कोचिंग योजना कहीं नहीं, वो केवल बिहार में चलता है और बच्चे पढ़कर वहां विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पास करके अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। वक्फ को लेकर हमारे नेता ने जो काम किया है, आपके डिबेट शो में पहले भी हमारे पार्टी के कई प्रवक्ता आए होंगे और चर्चा किए होंगे। पटना का हार्डिंग रोड में जो हज भवन है और अशोक राजपथ में जो अंजुमन इस्लामिया भवन है, हमारे नेता तो करके दिखाया है। ठीक है, जब उन्होंने करके दिखाया है तो प्रियंका भारती, ये भी तो सच्चाई है ना कि लालू यादव ने खुद क्वेश्चन किया था, सवाल उठाए थे कि वक्फ बोर्ड की जो जिस तरह से काम करता है वो सही नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और खास करके बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो अगर इस तरह का बिल आ रहा है जो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा तो फिर आपको दिक्कत क्या है? मारिया जी, जिस क्लिप की आप बात कर रही हैं उसकी चर्चा कल हमारे राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने भी सदन में की थी कि वो क्लिप काट करके चलाई जा रही है, जहां पे लालू जी ये कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति पर जो संभ्रांत लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, ये लोग कब्जा कर रहे हैं, हम उससे चिंतित थे। रही बात लालू जी की, लालू जी के लेगेसी की, आरजेडी के डीएनए में पंथनिरपेक्षता है। पाटलिपुत्र की धरती को अपनी उस बेटी पर गर्व हो रहा होगा कि लालू जी एम्स में एडमिट थे, लेकिन रात के 2 बजे तक मीसा भारती जी वहां मौजूद रही ताकि इस बिल का विरोध कर पाए और वहां से निकलने के बाद सीधे लालू जी से मिलने पहुंची। उस अवस्था में जब लालू जी की हालत नाजुक है, उसमें भी वो गर्दनी बाग में इस बिल का विरोध करने के लिए पहुंचे। और हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी तो लगातार जो 90 से सांप्रदायिक रथ को रोकने के काम लालू जी ने किया, उस लेगेसी को तेजस्वी जी आगे लेकर के जा रहे हैं। और मैं बात जेडीयू की करूं, वोट की बात करूं, अगर मुसलमानों के भरोसे की बात करूं, आपको पता होगा कि पिछले 2020 के चुनावों में जदयू ने टोटल 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, 11 में से 11 हार गए। 89% मुसलमानों का वोट मतलब महागठबंधन को आरजेडी की तरफ आया। अगर मैं सिर्फ वोटिंग परसेंटेज की भी बात करूं, अगर आप पार्टी वाइज भी बात कर लीजिएगा, तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आरजेडी का है 23%। जेडीयू का वोटिंग परसेंटेज लगातार घटता आ रहा है। 2010, 15, 20 पूरी तरह से डाउनफॉल हुआ है। एलजेपी का भी डाउनफॉल हुआ है। सिर्फ अगर किसी का राइज हुआ है तो आरजेडी का है। भाजपा का भी इनफैक्ट घटा है, 19% पे आ गया, 19% पे आ गया। 2015 में 24 था। अब मैं बात करूं तो बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये भय दलितों, पिछड़ों, प्रियंका जी एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। आप बात कर रहे हैं अपने बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज की, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो लालू जी की पार्टी और मुलायम जी की समाजवादी पार्टी और राजद जो राजनीति कर रहे हैं मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की समीकरण की, क्या वो अब बिहार में आपको सत्ता दिला सकता है? आप 30-32% वोटों से क्या सरकार बना सकते हैं? अखिलेश जी बहस के दौरान पार्लियामेंट में, लोकसभा में पीडीए की बात कर रहे थे। पीडीए अभी एक हाइपोथेटिकल है, अभी पीडीए कहीं जमीन पे नहीं है, लेकिन क्या एमवाई समीकरण आपको वहां वोट दिला रहा है, आपको सरकार बना रहा है? सबसे पहले अनुराग जी, जिस नैरेटिव में आप फंसे हुए हैं अभी तक माई समीकरण में, आपको सामने बैठी है प्रियंका भारती जो खुद कुशवाहा समुदाय से आते हैं, तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि आरजेडी कितनी डाइवर्सिटी को अपने भीतर लेकर के आ रही है। मैं लोकसभा चुनावों पर आंकड़ों में बात करूं, 7 कुशवाहा समुदाय के लोगों को आरजेडी ने टिकट दिया और वोट शिफ्ट हुए। सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि अक्रॉस द कम्युनिटी में, मैं प्रगतिशील सवर्णों की भी बात करूं, उनका भी वोट आरजेडी के प्रति शिफ्ट हुआ है। और रही माई की बात, तो महिला भी है, युवा भी है। अगर मुस्लिम और यादवों इसका मतलब आप वो मुस्लिम यादव की जो परिकल्पना थी उससे आगे निकल चुके हैं ना, वो सरकार नहीं बना रहे हैं। हाँ, तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मुसलमान आपके साथ नहीं खड़े होंगे या खड़े होंगे तो। शाजिया इल्मी, आइए इस पर, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन चुनाव देख करके किया गया है
हम आज यूपी बिहार की चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में 6 महीने में चुनाव है, यूपी में 2027 में चुनाव होगा, उससे पहले 2026 में बंगाल और बहुत सारे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाला है। आप लोगों ने ये बिल लाया है क्योंकि आप लोगों ने अपनी समीकरण देखा है, उसी तरह से जो रीजनल पार्टीज हैं, जो कांग्रेस के साथी हैं, उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया है। तो ये तो फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हुई ना मैम। मारिया जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी आपसे, सबको आदाब अर्ज़ और प्रणाम। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी, देखिए शाहबानों के वक्त से और पूरा जो मामला और प्रकरण हमने देखा देश में, उसके बाद अब तक काफी कुछ हुआ है। टेम्पल राम मंदिर का भी फैसला आया, हमने देखा ट्रिपल तलाक पर भी शानदार एक कानून बना, उसके बाद हमने देखा सीए की भी बात देखी, शाहीन बाग जैसे हमने प्रोटेस्ट भी देखे, और अब ये देखिए जमीन जो है काफी खिसकी है और काफी बदली है, और बात हम जमीन की ही कर रहे हैं। और ये जमीनी हकीकत भी है कि मुसलमानों के अंदर भी जो है जो बदलाव आप देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार पिछले 10 सालों में अपने हालात को सुधरते हुए देखा है। और जब अपने खुद के हालात सुधरते हैं ना, तो सिर्फ ये आइडेंटिटी का सरलीकरण करके उसी तरह से घिसे पिटे सोच के साथ अगर आप सोचेंगे वो हिंदू और ये मुस्लिम और वो अहेर और ये राजपूत, तो चलेगा नहीं। अब तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए, हमें अपने खाते में अपने घर में कुछ चाहिए। तो और अगर आप आदत हो गई है और मिल गया है आपको कहीं ना कहीं से इसका इम्कानात है कुछ बेहतर होगा आपके वालिदैन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए, जिंदगी बेहतर हो सकती है। और लोगों ने देखा है पिछले 10 सालों में ऐसी सरकारी योजनाएं रही हैं, चाहे वो आवास योजना हो या मुद्रा योजना या उज्ज्वला योजना हो, या फिर आप देखिए नुमाइंदगी मुसलमानों की सरकारी जॉब्स में जो 4.5 से बढ़कर 10% हो गई है, या पर कैपिटा ग्रोथ आप देख लेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो हिसाब किताब जो बदल रहा है उससे सोच का भी असर हो रहा है। तो वही जावेद रहमानी साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे। नहीं खत्म कर लो, बहुत जरूरी बात कह रही हूँ। शाजिया इल्मी साहब, देखिए आप जो बातें कर रही हैं, आप जो बातें कर रही हैं वो सबको मालूम है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये बताइए कि वक्फ बिल जो अमेंडमेंट में पास हो गया है, इससे मुसलमानों का फायदा क्या होगा, ये बताइए ना आप। मुसलमानों को जो आपत्ति उसकी ये है कि जहाँ सारे बोर्ड बने हुए हैं, हिंदू अमेंडमेंट बोर्ड बना हुआ, सिख अमेंडमेंट बोर्ड बना हुआ, सारे बोर्ड बने हुए हैं, वहाँ पे किसी और धर्म के लोगों को वहाँ एडजस्ट नहीं किया जाता। तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल में किसी हिंदू को क्यों एडजस्ट किया जा रहा है, ये आपत्ति है, इस पे बताइए आप। कोई बुरी बात नहीं, बिल बनते हैं, बिल आते हैं, बिल जाते हैं। मेरी बात खत्म कर दूं मैं, तो आप देखेंगे ये वजह है, इसीलिए आप देखेंगे इस बार वोट तो देंगे मुसलमान, और बहुत लंबा पूरे समुदाय का 85% ना सिर्फ वोट देगा, दुआ के साथ वोट मिलेगा इस बार। ठीक है, चलिए चरण सिंह सापरा जी चुनाव बिहार में होगा, लेकिन शाजिया इल्मी को उम्मीद है कि यकीन है मुझे, जी यकीन है, उम्मीद से आगे बढ़कर है कि इस बार मुसलमान वोट भी देगा और दुआ भी देगा। तो फिर आरजेडी और आपके अलायंस का क्या होगा? मारिया जी देखिए, मैं आपको बता दूं, एक मिनट, अब मेरी बारी है, चरण सिंह सापरा। हाँ, देखिए ऐसा है कि मुसलमान जो है वो कभी भी ये नहीं भूल सकता, ये कितनी नौटंकी कर ले भारतीय जनता पार्टी, या अपनी ताकत के जरिए से कितने ही बिल इस तरह से दबा करके ले आए, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसलमान कभी भूलने नहीं वाला है कि रमेश बिदुरी ने दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से बुलाया था, क्या क्या बातें कही थी। मुसलमान ये कभी नहीं भूलने वाला कि अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मुसलमान ये कभी नहीं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं मारिया जी, ये कोई तरीका नहीं है। मारिका जी इस तरह से, शाजिया जब आप बोल रही थी तब उन्होंने नहीं बोला था, तो बिल्कुल माफी मांगिए, बिल्कुल माफी मांगिए। देखिए प्रवेश वर्मा जो खुलेआम मुसलमानों का बायकॉट करने के लिए कहते हैं, वो दिल्ली के मंत्री बन जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, दिवाली, रमजान, शमशान, कब्रिस्तान, 80-20 की बातें जो है योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं। कपड़ों से पहचानना, टोपी से पहचानना, हाँ, बुलडोजर चला देना, मस्जिदों की कागज पत्र नहीं है वहां बुलडोजर चला देना, तो ये तमाम सारी चीजें ये कोई मुसलमान भूलने वाला नहीं है। अब मैं आता हूं वक्फ की बात पर। ये जो बिहार में भी इनके जो पार्टनर है ना, चाहे वो जीतन राम मांझी है, चाहे चिराग पासवान है, चाहे कोई उपेंद्र कुशवाहा है,
उनका भी मुखौटा उतर गया है। अब जनता ने ये देख लिया है कि जो धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा ये पहन करके घूमते थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के दलाल निकले, भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली निकले। इन्होंने अपनी विचारधारा को नरेंद्र मोदी के पास में गिरवी रख दिया है, इसलिए इनके पास भी कोई मुस्लिम वोट जाने वाला नहीं है। इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब मुसलमान ये समझ गया है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इन सब के जरिए से, चिराग पासवान हो, कुशवाहा हो, या फिर अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, इस तरह के लोगों के जरिए से मुस्लिम वोट को व्यर्थ करते हैं, या ये मुस्लिम वोट ले जाते हैं जिसका फायदा वो भारतीय जनता पार्टी को होता है, वो इंडिया अलायंस के पास में वो वोट नहीं आता है। तो ये मुसलमान ये समझ रहा है, ये षड्यंत्र जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने रचा है, ये बेसिकली इसीलिए रचा है कि मुसलमानों के बीच में विवाद हो आपस में। अब तो इन्होंने, जेडीयू ने वगैरह सबने मान लिया ना कि वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुसलमान भी आ सकता है, वक्फ बोर्ड के अंदर कौन असली मुसलमान है जो डोनेट कर सकता है जमीन, ये सरकार तय करेगी। जितने कुकर्म है वो सारे आपसे पहले जरा आपके जो सहयोगी हैं उनको ले आते हैं, एलजेपी को ले आते हैं, धीरेन्द्र मुन्ना जी से पूछते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे हम, धीरेन्द्र मुन्ना जी। नहीं, रुक जाइए चरण सिंह सापरा जी, क्योंकि आपने कहा है कि जो जितने उनके सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, उन लोग सब उनकी कठपुतली हैं। तो धीरेन्द्र मुन्ना जी, आप लोग भी कठपुतली, आप कठपुतली बन गए हैं भाजपा की। इस तरह से समझेगा। नहीं, आप वो जवाब दे दें। देखिए, सापरा साहब जो आरोप लगा रहे हैं, ये कितनी सीरियस पार्टी के प्रवक्ता है और इनके नेता कितने सीरियस हैं। एलओपी ने एक शब्द नहीं बोला इस बिल पे, ना सोनिया जी ने बोला, ना इन प्रियंका जी ने बोला। तो देश के मुसलमान भी देख रहे हैं, और हमारे नेता को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, चाहे वो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी हो, चाहे चिराग पासवान जी, दोनों को आपके सर्टिफिकेट के सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है। और उस सेकुलरिज्म से क्या फायदा कि जहां पर आप गरीब मुसलमानों के हक को दबा के बैठे हैं। मैं तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे ही रमजान खत्म होता है और ईद के बाद में अगर मोदी की सबसे बड़ी ईदी है तो ये बिल है। इस बिल के भरोसे चाहे आज खुशी आपको देखना है तो जाके देखिए बिहार में कुंजड़ा समाज में, जाके देखिए राइन समाज में, आगा खानी समाज में जाके देखिए, बोहरा समाज में जाके देखिए, अंसारी समाज में जाके देखिए, जुलाहा समाज में जाके देखिए। पसमंदाओं की पीड़ा को अगर किसी ने समझा है वो आदरणीय चिराग पासवान जी है। तो आज आप इनके और महिलाओं की बात, अभी राजद की प्रवक्ता बोल रही थी कि महिला एमओआई से ये निकल गई है। वास्तव में आपके पास पिछले बार भी एमओआई नहीं था। एम तो आप सिर्फ इस्तेमाल करते थे वोट के लिए, सिर्फ वाई का इस्तेमाल होता था। एम का मतलब, एम वाई का मतलब मेरी पत्नी, मेरे बेटा, मेरा साला। और वाई का जहां तक बात है, ये एम वाई हमारे नेता चिराग पासवान जी ने अभी लोकसभा में किया, जिसकी नकल कर रही है राष्ट्रीय जनता दल। और इसका मैं साधुवाद करता हूँ। महिला और युवा 33% हमने महिलाओं को टिकट दिया है। तो आप हमको ज्ञान मत दें। चलिए आगे बढ़िए। चरण सिंह सापरा जी, आपको जवाब मिल गया होगा आपका। बिल्कुल, मैं इसमें छोटा सा इंटरवेंशन नहीं, 10 सेकंड बाद में मिलेगा आपको, पहले चरण सिंह सापरा। हाँ, छोटा सा इंटरवेंशन। ये कहते हैं कि गरीब मुसलमानों का भला होगा। अरे भाई, क्या भला होगा ये भी तो बताइए ना। ये खाली इस तरह से बोल करके निकल जाना गरीब मुसलमानों का भला होगा, इस तरह से नहीं चलेगा। एक मिनट, दूसरी बात, छोटी बात सुन लो। एक साथ जवाब। ये भी दिख रहा है कि सीमांचल, नहीं, पसमंदा मुसलमान नीतीश कुमार के साथ रहेंगे या एक बात और या फिर जो नहीं, क्योंकि पसमंदा जो कैटेगरी है वो नीतीश कुमार ने बनाई थी। अगर वो मुसलमान क्या नीतीश कुमार के साथ कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो भाजपा के सहयोगी हैं, ये भी सवाल है शाजिया इल्मी। भाई आप बात करें पसमंदा मुसलमान की, इतने सालों से उनके साथ क्या कुछ किया गया। जब ये बात करते हैं मुख्तलिफ वक्फ बोर्ड्स की, और हम 30 बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो या बाकी स्टेट बोर्ड्स हो और 2 यूटी के जो हमारे बोर्ड्स हो, कुल मिलाकर 30। अब उसके आप हटिए, सारी अब तंजीमों को देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और पता कीजिए इन सबसे जाकर कि अब तक कितने सालों में 1954 से अब तक कितने उसमें आपके पसमंदा मुसलमान थे, कितनी महिलाएं थी, कितने आर्थिक रूप से परेशान हाल थे। तो जो सबसे गरीब होगा
जो पिछड़ा हुआ होगा आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, या हमारी मुसलमान बहनें होंगी, उनका मैं बता तो रही है, वोट भी मिलेगा, दुआएं भी मिलेंगी बम्पर। और वो दिल से लोग चाहते हैं, मुसलमानों के अंदर लोग चाहते हैं। लोग परेशान हो गए अपने मुसलमान नाम को इस्तेमाल देखते हुए देखकर, लगातार कितना करेंगे। और अभी सापरा जी ने क्या बोला कि मुसलमानों को तो रखेंगे कि भी नहीं, हिंदुओं को रखेंगे। पूरे ट्राइब्यूनल में और बोर्ड की बात हो रही है, काउंसिल की, कोई भी काम जो धार्मिक हो या मजहबी हो, जिसमें चाहे वो इमामत के काम हो, नमाजों का काम हो, आपके कब्रिस्तान की देखरेख हो, कहीं पे भी कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, मुसलमान ही होगा। नहीं, ये तो मैं इस पे कहता हूँ, नहीं बरगला नहीं। एक सवाल है शाजिया, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे यहाँ से। अनुराग वर्मा यहाँ से एक सवाल करना चाहेंगे। बोर्ड का कॉम्पोजिशन सवाल है मेरा, क्या बीजेपी को क्या एनडीए को मुसलमान वोट की जरूरत है सरकार बनाने के लिए, या जो दूसरा एंगल है कि हिंदू वोट का जो कंसोलिडेशन है वो सफिशिएंट है? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक के मुस्लिम वोट की जरूरत भी है। देखिए हर चीज वोट तो जाहिर है, अगर वोट नहीं मिलेंगे आप सरकार में कैसे आएंगे, सरकार में नहीं आएंगे तो आप देश को आगे कैसे ले जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं, हम भारतीय अपनी किस्मत को ना सिर्फ आजमा रहे हैं बल्कि चाह रहे हैं आसमान तक पहुंचना, तो आपको लगता है देश आगे बढ़ सकता है हमारे गरीब मुसलमानों के आगे बढ़ने के बगैर? बहुत ही जरूरी है कि इतना बड़ा समाज और माशरा बिल्कुल जिसको कुचल कर पीछे छोड़ दिया गया है। मुसलमानों की इज्जत और सम्मान करना तो सीख जाओ। थोड़ी सी क्लैरिटी, क्या भाषा में आप क्लैरिटी बोलते हैं मुसलमानों को? आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है कि मुस्लिम पे पसमंदा और वोट और महिला वोट वो आपके पास आए, या हिंदू वोट वो कंसोलिडेट हो जाए? इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए क्या है? मुझे लगता नहीं हमें इसमें किसी तरह की चॉइस का इसमें मामला है। हर एक हिंदुस्तानी का, हर एक भारतीय का और हर एक मुसलमान का जो बेहतर मुस्तकबिल चाहता है अपने लिए, उसका वोट भाजपा को जाएगा। नहीं तो जब प्रधानमंत्री बोलते मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, तब किसका छीन के ले जाएंगे? कौन छीन के ले जाएंगे? क्योंकि वहां पर मंगलसूत्र की बात करते हैं, तब किसके लिए बात करते हैं? वहां पर भी अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विरोध किया तो उनका भी कैलकुलेशन है, और अगर आपने ये पुश किया है ये बिल तो आपका भी कैलकुलेशन है शाजिया इल्मी। इसलिए मैं प्रदीप भाटी जी को लाऊंगी। प्रदीप भाटी जी, एक इंटेंशन होता है, इंटेंशन ये है कि ये लैंड रिफॉर्म है, मुसलमान का जो बोर्ड है, ये वक्फ जो बोर्ड है, उससे इंटरफियरेंस का रोल नहीं है। अगर कुछ कमी है उसको सुधारा जाएगा, ये इंटेंट है, तो गलत कहाँ है सरकार? महाराज, पहले तो 2-3 बातें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। ये लड़ाई जैसे भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने की कोशिश करी, और शुरुआती वक्त में आपने देखा होगा जमीन के ऊपर जा गए। जैसे ही जमीन की बातें शुरू कर जाते हैं, ये जमीन पे कब्जा और जमीन कैसे बांटनी है अपने मित्रों में, नियर डियर्स में, उसकी बात पे उलझ जाते हैं। लेकिन मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा है न्याय और अन्याय की लड़ाई का, धर्म और अधर्म की लड़ाई का, और गलत और सही की लड़ाई का। इन दोनों का फर्क समझिए। ना तो यहाँ पे किसी जमीन के कब्जे की बात है, जमीन की कब्जे उसका पार्ट एंड पार्सल हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई वो है ही नहीं। आपने ये केस बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ये केस बनाया कि वहाँ उसमें अनियमितताएं, भ्रष्टाचार है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, ये तीनों चीजें, इनमें से एक भी चीज आपके किस डिपार्टमेंट के अंदर है? तो फिर उसको भी कब्जा करवा दीजिए, उसको भी जैसे आप तानाशाही से तांडव करके और अपना जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह से दूसरे लोग भी कब्जा कर लें उस पर। और कहीं ना कहीं जो जमीनी कब्जा, बीच में मत बोलिए शाजिया जी, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना है, इतना परेशान मत होइए। देखिए आपको महाराज जी इनको रोकना पड़ेगा। आप इनकी बेचैनी, ये जो बेचैन हो रही है, इस तरह से चीजें डिबेट नहीं होते हैं। इनको समझ जरा भी नहीं है और बात में कूदने लग जाते हैं। नहीं, आप अपना बीच में अपना कुतर्क अपना बाद में दीजिएगा, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिएगा। जब आपका टर्न है तो दीजिएगा। पहले शाजिया प्रदीप भाटी की बात सुनिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठा, तो इसमें मुझे कोई दो राय नहीं, लेकिन बात मेरी पूरी खत्म हो जाने दीजिए। आपका ओपिनियन है भाई। दूसरा बात, अभी जहाँ पे बात आई कि जमीनों की उत्तर प्रदेश में खास करके जमीनों की बात करें, देखिए महाराज जी, या तो मैं चुप हो जाता हूँ
या आप इन्हीं को समय दे दीजिए। अगर अगर या तो इनका ऑडियो डाउन मुझे करिए। लगा आपकी राय है नहीं, वो, इस तरह मेरी भी इस राय तरह आपके की बारे में डिबेट तो कुछ है, पर अच्छी मैं इस लगती तरह नहीं, से और बोलूंगी आपके नहीं, मैं आपके राय के चैनल पे आधार और पर आपकी बात शो पे तो करूंगी बिल्कुल आपसे। अच्छी नहीं लगती है। गाली गलौज इनको आदत शायद दूसरे चैनल की चलिए, हो नहीं चुकी नहीं है, प्रदीप और भाटी जी जिससे आप ये बोल बोल लीजिए, रहे हैं, भाई बोल आप बोल लीजिए, चलिए नाराज मत होइए। संयम रख लें, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। हाँ, बोलिए। आपको जो बोलना हो बोल लीजिएगा, हाँ बोलिए। थोड़ा पेशेंट रखिए बस। हाँ अब बात आई जमीनों की। मैं जमीनों, क्योंकि जो ध्यान इनका जमीनों पे है, 27% जमीन उत्तर प्रदेश के अंदर आती है वक्फ बोर्ड की। उस वक्फ बोर्ड की जमीन पे इतना ध्यान है कि क्योंकि आपने देखा रेलवे की जमीन हो चाहे वो डिफेंस की जमीन हो, अभी डिफेंस की जमीन अयोध्या में कैसी बेच दी गई, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है आपके चैनल पे, किसको बेची गई वो जमीन। और हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि आपने, जब ये केस हाई कोर्ट में था, आपने कैसे डी नोटिफाई कर दिया अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस लैंड को, जिसमें आर्मी अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, उसके आसपास का एरिया पूरा नोटिफाइड था, कहीं पे कुछ नहीं होता। तो इस हद तक की बेचैनी इनको जमीन बेचने पे, और वहीं ना कहीं ये पिछड़े मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अरे पहले तो मैंने जैसे कहा कि पिछड़े मुसलमानों को पहचानोगे कैसे, ये तो बता दीजिए। कपड़ों से पहचानोगे या मंगलसूत्र छीनेंगे उससे पहचानोगे? और दूसरी बात पिछड़े मुसलमानों की, पिछले हिंदुओं की तो बात कर लो पहले। पिछड़े हिंदुओं के आपने हकमारी जो करी है, और खास करके उत्तर प्रदेश में आपको हाई कोर्ट से लेके ओबीसी कमीशन ने आपको फटकार लगाई कितनी बुरी, और आप उसके बावजूद भी नहीं माने। आप हिंदुओं की बात करेंगे? आप हिंदुओं के एक आंदोलन, एक आपने कुछ कार्य किया। अच्छा हो गया, प्रदीप जी बहुत लंबा बोला। प्रदीप जी बहुत जवाब, लंबा चलिए बोला। प्रदीप जी आपने बोल दिया, अब शाजिया इल्मी की बात सुन लीजिए। एक जवाब अच्छा, जो सुनिए, आदरणीय एक पत्रकार साहब बैठे हैं, देना चाहूंगी। इन्होंने ओबीसी बस एक कमीशन जवाब आपने दे दो। प्रस्तुत जो आदरणीय किया, बहुत पत्रकार अच्छा साहब किया, बैठे हैं इसके वर्मा लिए जी, धन्यवाद उन्होंने दीजिए। एक बात सुनिए कहा भाई, नहीं, कि नहीं, ये जो एमवाई का फैक्टर, सॉरी अरे भाई साहब, प्रदीप जी, एमवाई का प्रदीप जी, फैक्टर आपने 1990 में जो OBC भारतीय कमीशन जनता का पार्टी आपने OBC एक कमीशन का जिक्र किया, जाति की शुक्रिया पार्टी इसके कहा लिए। जाती थी, दूसरी बार आप समय क्या पे कह था। रहे थे? इस आप क्या टाइम कह रहे भारतीय थे? जनता आपने क्या पार्टी कहा को कि उत्तर हाई प्रदेश कोर्ट के ने अंदर फटकार अगर लगाई, किसी ने धूल कराई है यानी कि तो हाई कोर्ट ने वो फटकार समाजवादी लगाई, पार्टी है। कुछ गलत हो समाजवादी रहा का है। वोट तो शेयर अगर आपको लगता है कि 43% से वक्त की ऊपर है। जमीनों को और आपको लेकर इतना तो पता अगर ही होगा हमारे कि उत्तर मुसलमान प्रदेश के अंदर पिटिशनर भाई इसी हो पॉपुलेशन या अगर सरकारी 100% क्यों ना हमें हो, वोट करती है तो तो हाई कितनी कोर्ट होती सही है? ये फैसला सब लेगा जो आप और सुप्रीम लिखी कोर्ट लिखाई सही फैसला पुरानी लेगा। बातें जो आप यानी कि नुस्खे ये लेके आते जरूरी हैं, है ये कहना, आज जमीन यानी पे कि कहीं के आपने हाई धरातल कोर्ट पे में सही यकीन, अरे भाई कोसों साहब दूर है। लगातार आप क्यों बोल पीडीए रहे का हैं? आप फॉर्मूला, बोल रहे पीडीए के हैं, आप ये लगातार कोई बोल रहे हैं, फॉर्मूला आप तो थोड़ी होने से बात बड़ा कीजिए। पीडीए के अरे भाई चुप हो लोगों जाइए के 2 मिनट के लिए, उनकी गले में दर्द हो उनकी जो जाएगा, गले नहीं पड़ ईमानदारी से जो उन्होंने खामोश हो देश की जाइए। सेवा और देश के साथ खड़े हुए उनके लोगों के साथ जो सुन लीजिए भाई। इसका एक इलाज अरे भाई मेरे क्या हो गया? शाजिया जी आप लगातार बोली हैं, अगर आप आगे, मुझे माफ करिएगा, अगर आप शांत हो जाइए। तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। प्रदीप भाटी जी थोड़ा शांत हो जाइए, शांत होकर के बात सुनिए बाकी लोगों की। साथ भी आगे बीच में नहीं, आपने सुन लिया, अपनी बात कह दी। अब जरा सा एक सवाल यहाँ से आ रहा है, ये सवाल का जवाब दीजिए। चलिए बोलिए। भाटी जी, आप जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, अगर पीडीए का जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि आप वो क्या आपका इसमें क्या 20 साल की योजना है, 50 साल की योजना है, या क्या है? और अगर मुस्लिम यादव समीकरण नहीं है सपा के पास तो है क्या? किस आधार पे ये पार्टी है? आप देखिए, नहीं, ये आपने वन साइडेड बड़ी कहा कि ये हम स्टीरियोटाइप, बड़ी पुरानी बातें, लिखी लिखाई किताबी बातें कर रहे हैं। सर ये ग्राउंड पे भी यही है और लिखी हुई भी यही है। आप माने तो माने, ना माने वो आपकी मर्जी है। मेरा जवाब सुन लीजिए वर्मा साहब, मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने मैंने धैर्य से आपका सवाल सुन लिया। अगर मैं ये ना कहूं 43.5% वोट शेयर 2024 में इसी फॉर्मूले के थ्रू लोकसभा के अंदर हमें मिला, और लगभग सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा वोट सीटें भी हमें इसके अंदर मिली, इसी फॉर्मूले में मिली। तो ये आप 50 साल 20 साल ये आपका अनुमान हो सकता है, ये तो 2024 में सिद्ध भी हो चुका है। और दूसरी बात, किसी को हक दिलाना, किसी के सम्मान की लड़ाई लड़ना कोई फॉर्मूला नहीं होता है। वो उनकी लड़ाई लड़ना है जो हम पहले से समाजवादी पार्टी गरीब, मजलूम, पिछड़े, वंचित, शोषित लोगों के लिए लड़ते आए हैं और आगे लड़ते रहेंगे। आप उसे फॉर्मूला कहीं आपको किसी भी रूपरेखा में उसे कहिए, उत्तर प्रदेश में कोई MYS कुछ भी बनाइए, हम सब हमें ने उससे देखा मतलब है, नहीं होता। हमें और जिनकी लड़ाई कितना लड़नी है, न्याय दिलाया उनकी गया लड़ाई है हम लड़ वो बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 2024 के चुनाव के नतीजे को नजीर बना लेंगे तो मेरा यह सुझाव है कि यह पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां सिर्फ MY समीकरण पे पार्टी ने चुनाव लड़ा और बहुत बुरे नतीजे आए। तो कृपा करके दो चीजों पे, कि आपके पिछड़ों को न्याय दिलाया, और वो जो बात आप कर रहे हैं उस पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी की जो कानून व्यवस्था रही है वो
सबको पता है, उसमें कोई बड़ी नई चीज नहीं है। और 2024 के नतीजों को आप एक एग्जाम्पल या नजीर मत समझिए, उसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे जिसमें आप सिर्फ MY समीकरण के ऊपर चुनाव में गए हैं और नतीजा आपके सामने है। सिर्फ 2024 में मत जाइए, सिर्फ 2024 को हटा के अगर आप बात करेंगे तो कहानी दूसरी है। अब धैर्य से सवाल, अब मैंने धैर्य से आपका सवाल सुन लिया। देखिए, आप इसको दिल पे ले गए। नहीं, मैंने दिल पे नहीं लिया, मैंने दिल पे नहीं लिया, दिल पे शायद आप ले रहे हैं। सुन लीजिए ना बात, भाई साहब सुन लीजिए, आपकी सुन ली, थोड़ा सा धैर्य आप भी रखिए। आप क्यों भाजपा की तरह उतावले हो रहे हैं? सुनिए बात। देखिए, मैंने कहा, मैंने आपकी बात को मान लिया। आपने जो कहा वो आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं उसको बिल्कुल उसका आदर समेत उसको स्वीकार भी कर रहा हूँ। लेकिन आपके फॉर्मूले पे हमारे आंदोलन नहीं चलते हैं, हमारी इस पार्टी नहीं चलती है। हमने सभी को साथ लेके, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जिस वोट से और जिस सीट नंबर ऑफ सीट लेके आई है उसमें हमने हर वर्ग, और आपको मैं दूसरी बात बता दूं, हमारी एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश के, आप MLAs की लिस्ट उठा लीजिए और MPs की हमारी लिस्ट उठा लीजिए, जिसमें आपको सब वर्ग और उसकी जितनी उनकी हिस्सेदारी है, जितनी उनके लोग हैं, जितनी उनकी आबादी है, उसके अनुपात से आपको हमारी पार्टी में विधायक और सांसद मिल जाएंगे। ये किसी पार्टी के अंदर नहीं है। अगर आप पिछड़े ढूंढेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, MLAs ढूंढेंगे भारतीय जनता पार्टी में, तो आपको उनकी अनुपात के हिसाब से आधे भी नहीं। और हमारी पार्टी में जिसका अनुपात है, मुस्लिम भी उतने ही आबादी के हिसाब से हैं, पिछड़े भी उसी आबादी के हिसाब से, और अगड़े भी उसी आबादी के हिसाब से। आप PDA के फॉर्मूले को समझ नहीं पाए। PDA के फॉर्मूले में सब समाहित है, सब लोग हैं उसके अंदर, और हमें सबका साथ चाहिए, और हम सबका साथ लेके ही आगे बढ़ रहे, और उसी तरह से देश आगे चलेगा। हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह ध्रुवीकरण करने की जरूरत नहीं है। जो आप हमें सुझाव दे रहे हैं वो आपका सुझाव हमें सर, लेकिन हम अपने हिसाब से, अपनी नीतियों से, अपने तरीके से समाजवादी पार्टी जैसे कह रहे हैं, और वो प्रगति के, आप ये मानिए समाजवादी पार्टी के सही हाथों में माननीय अखिलेश यादव दे रहे हैं। एक पढ़े लिखे सज्जन सरल रिवर्स नहीं होना चाहिए कि हम व्यक्ति की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन देंगे, ना कि ये जो राहुल गांधी जी वाला जो एक फार्मूला बना है कि जातिगत जनगणना कराओ और जिस जाति का जितना परसेंटेज उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दो। ये तो हम एक अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, फिर तो कॉम्पिटेंस का, काबिलियत का, काम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर मैं ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ जिसका भारत देश में, जिसमें जनसंख्या में जो रिप्रेजेंटेशन मात्र 1% का है, तो हमारे यहाँ तो कोई बन ही नहीं पाएगा, हमारे काम का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। मैं आपको फैक्चुअली गलत आप कह रहे हैं, मैं बता देता हूँ, ये राहुल गांधी जी का फॉर्मूला नहीं है। 18 दिसंबर 2000 में जाति जनगणना की मांग माननीय मुलायम सिंह जी ने लोकसभा के अंदर करी थी। आपको अगर ये जानकारी नहीं है तो मैं लेकिन भाटिया जी, मुझे पता आप जो सही कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड एक चीज और भी है। आप लोग को ये चिंतित होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के जो दूसरे एलाई हैं वो आपका मुद्दा लेके हाईजैक करके उन्होंने सारे देश में उसके ओनर बन गए हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा अलर्ट रहिए। लड़ते रहे नहीं आप, मेरी बात के बीच में तो मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई देती। अगर आपको कोई सवाल हो तो मारिया जी, मुझे 2 सवाल है मेरे। अभी भी मैंने बहुत बात सुनी और सब ये कोई एक समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे कह रहे हैं, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि ध्रुवीकरण जो मास्टर हैं, जिन्होंने लगातार मुसलमानों को नचाया है और चारा समझकर खूब बाकायदा इस्तेमाल किया है, चारा वो आपके लिए होंगे, समाजवादी पार्टी के लिए हर भारतीय सम्मानित है, चाहे वो हिंदू है या चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है या वो ईसाई है या बौद्ध है या जैन है। आचारा आपके लिए होंगे, आपकी भाषा आपको बताती है समुदाय में किस भी तरह की पार्टी की सोच समाज है, जो ये भाषा है ना आपकी चारे वाली भाषा ही आपको ये बताती है और देश को आपको बेनकाब करती है कि किस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करते हैं दुनिया भर की बातें आपने की, वो कौन सा कैलकुलेशन था मारिया, इनसे पूछिए। चारा आपके लिए था सफरा जी के पास, आपके लिए दलित भी रहे और चारा अब आप बाकी लोगों को समझ रहे हैं, तो आपकी राजनीति उतनी एक्सपोज होती है जितना आप शब्दों का यहाँ पे बखान करेंगे। क्रिश्चियन समाज है, तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, समाज के ध्रुवीकरण ये जवाब आपने किया, प्रदीप से पैसे बोलने से ना, मुंह चलाने से कुछ फायदा नहीं होता, बात में कुछ होना भी चाहिए, आपके दम होना चाहिए बात में, लगातार बोलिए नहीं, सुनिए भी, जब मेरा टर्न था तो आपने किस तरह की बदतमीजी करी है वो भी आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि कुछ मिनट बाकी है, तो इसलिए सबसे
क्लोजिंग कमेंट्स लेते हैं। मैं जदयू से शुरुआत करूंगी। मनीष कुमार यादव जी, सवाल ये है आपसे कि इससे आपको चुनाव में क्या फायदा मिलेगा? देखिए बारिया जी, मैंने आपको पहले भी बोला, हमारे नेता वोट की चिंता नहीं करते, वो वोटरों की चिंता करते। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और राजद की प्रवक्ता भी बोल रही थी कि लालू जी बीमार में भी धरना स्थल पे चले गए। वाह, बहुत अच्छा काम किए। तो जब 1989 में भागलपुर में इस देश का सबसे बड़ा दंगा हुआ था और जो दंगा में दोषी थे उसे चांदी का मुकुट पहना रहे थे, तो उस समय मुसलमानों का हित हो रहा था। और हमारे नेता जब 2005 में सरकार में आए, आयोग का गठन करके और जो लोग दोषी थे उसे सजा दिलाया, और जो लोग भागलपुर छोड़कर चले गए थे उसे फिर से भागलपुर में बसाया, उन्हें पेंशन की व्यवस्था की। तो इससे अल्पसंख्यकों का अहित हो गया। और अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं, कठपुतली हो गए। जरा बताइए तो कि बिहार में कितना कब्रिस्तान की घेराबंदी की है कांग्रेस और राजद के प्रवक्ता बताएंगे। बिहार में नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम किया है, नीतीश कुमार जी काम के आधार पर अल्पसंख्यकों के बीच में जाएंगे। हाँ, एक मनीष कुमार जी आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जावेद रहमानी जी, आप चूंकि बिहार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आपने बहुत अच्छी बातें कही, अल्पसंख्यक के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। तो एक बिहार के ही बहुत बड़े शायर हैं कलीम आजिज साहब, उनका शेर है, दामन पे ना कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। देखिए, ये पहली बार हुआ है जेडीयू की सरकार में कि इमारत शरिया में पुलिस की एक फोर्स पहुंची है। मुझे नहीं लगता कि बिहार की तारीख में कभी ऐसा हुआ होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप अक़लियतों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो आखिर क्यों जेडीयू के नेता, मुस्लिम नेता क्यों रिज़ाइन दे रहे हैं? आप पहले अपने पार्टी के लोगों को तो समझाइए कम से कम कि भाई ये वक्फ बिल जो पास किया, नीतीश कुमार ने हिमायत दी है, ये मुसलमानों के लिए बहुत फलाह बहबूद का काम करेगी। देखिए, सच्चाई से मुँह मोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी बड़ी NDA अलायंस जो है, तमाम उसके बड़े बड़े नेता ने वक्फ बोर्ड की कमियों को गिनाया, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मजबूरी है। जावेद साहब, जो काम होता है वो दिखता है। आप मुझे ये बताइए। नहीं, इमारत शरिया में मैंने कहा, इमारत शरिया में पुलिस क्यों गई अब तक हिंदुस्तान के बिहार की तारीख में? बताइए आप, कभी ऐसा हुआ जो मुस्लिम इतनी बड़ी कंस्टिट्यूशन जो है, इदारा है इमारत शरिया, आपने रातों रात भेज दिया? क्यों भेजा? इसलिए कि इमारत शरिया ने वक्फ बोर्ड की मुखालफत की थी। उससे जनता दल यू पार्टी का कोई लेना देना नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपकी सरकार है नहीं है, ये बताइए आप। अरे आप पहले हमारी बात सुन लीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के 5 के बाद आप मुझे एक बात बता दीजिए कि कहां पर पूरे बिहार में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुए हैं? वो बात दूर हो गई। अब फसाद में देखिए, अब देश का युवा जो है बहुत जागरूकता हो गया है, फसाद की बात छोड़ दीजिए। अब आप 50 साल पहले मत ले जाइए। मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी का भवन बना रहे हैं, हज भवन बना रहे हैं, तो आप उसकी गणना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप क्या सिखा रहे हैं कि इमारतें सरिया में? मैंने आपसे सवाल किया कि आपके पार्टी के नेता जेडीयू के खुद पार्टी को क्यों छोड़ के जा रहे हैं वक्फ बिल के पास करने पर? नीतीश कुमार जी के हिमायत पे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सुनिए जावेद साहब, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का, और हमारे पार्टी में जो व्यक्ति छोड़ के चले गए वही अल्पसंख्यक का पूरा नेतृत्व नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि इक्का दुक्का गए हैं, लेकिन जो व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं वो जनता दल यू में कहां है, और जो साथ में खड़ा है वो कहां है जनता दल में? जो हमारे पार्टी में हजारों कार्यकर्ता खड़ा है, आप उनकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई जिला का वर्कर इस्तीफा दे रहा, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया पे उसकी बहस हो रही है, उसकी राष्ट्रीय मीडिया पर चर्चा हो रही है। अरे भाई, मंत्री है हमारे जमा खान, क्या छोड़ के चले गए? सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है इरशादुल्लाह साहब, क्या छोड़ के चले गए? सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, क्या वो छोड़ के चले गए? खुलकर आप लोगों का विरोध कर रहे हैं। कौन? जमा खान जी खुलकर आपके खिलाफ में स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब रही बात, क्योंकि बार बार शाजिया जी, जेडीयू के लोग ये कह रहे थे कि मुसलमान हमको वोट करेंगे, हमको ये पूछना है शाजिया जी से। शाजिया जी, आपसे बस एक सवाल है मेरा। बोलने दीजिए धीरेन्द्र मुन्ना। मारिया जी 10 सेकेंड हम कंप्लीट करना चाहते हैं। 10 सेकेंड। हाँ 10 सेकेंड। अभी राजद की प्रवक्ता कह रही थी सभी लोग लगातार बोल रहे हैं, मैं चुपचाप सुन रही हूँ सभी को। आपने बोल दिया मैडम, जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। 1 मिनट 10 सेकंड। 10 सेकंड बोला बिगिनिंग के 10 सेकंड की तो बात सुनिए। हाँ
एनडीए ठीक है, सुनती हूँ, आराम से सुनती हूँ, थोड़ा मेरा भी 10 सेकंड स्टेटमेंट ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए। देखिए, मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। जो आप पीडीए चिल्ला रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो न हिंदू पिछड़ों की बात इन्होंने अच्छे ढंग से की और न उनके उत्थान के लिए सोचा, न मुस्लिम पिछड़े वर्ग के लिए बढ़िया से काम किया। आज जब पिछड़े मुसलमान के लिए भी जब बिल आया तब भी ये विरोध कर रहे हैं, और जिस समय ये सत्ता में थे उस समय हिंदू पिछड़े के लिए भी बात कर रहे थे, नहीं कही अच्छा से। और ये हमको सिखा रहे हैं कि छोड़ के चले जा रहे हैं। निश्चित वैसे लोग छोड़ के जाएंगे पार्टी जो 85% पिछड़े मुसलमानों के हकों को दबाकर बैठे हुए थे ना, उन लोगों को तो दर्द होगी। जो मुसलमानों का हक दबाया था आरजेडी ने, 20 साल से सरकार आपकी है जी, तो आपने क्या किया? इनको वीरेंद्र जी को थोड़ी सी जानकारी का अभाव है कि उसी ओबीसी कमीशन ने ये रिपोर्ट दी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, इन लोगों नहीं, जदयू और एनडीए का ये बार बार ये कहना है कि आरजेडी के रेजिम में क्या होता था। वो लोग ये भूल जाते हैं कि 20 साल से उनकी सरकार है, जवाबदेही उनकी है। रिपोर्ट कार्ड उनको दिखाना होगा कि उन्होंने मुसलमान के लिए क्या किया और सारी कम्युनिटीज के लिए क्या किया है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं मारिया जी, इसी बात का तो हम जिक्र कर रहे हैं कि 90 से 5 का, क्योंकि आप लोगों को अपनी जवाबदेही नहीं दिखानी है। आपको बार बार ये कहना है कि आरजेडी ने क्या किया, लालू जी ने क्या किया, उनकी सरकार नहीं है। 20 साल से आपकी है, नहीं तुलना भी नहीं होगी। अब 20 साल में 10 साल आपका कैसा था, 10 साल उसके बाद नीतीश ने क्या किया, इस पर तुलना होगी। चलिए जल्दी से, हाँ प्रियंका भारती जवाब दीजिए और उसके बाद मैं उनको लाऊंगी। शाजिया इल्मिया। देखिए मारिया जी, ये लोग कहते हैं कि हमको वोट मिलेगा मुसलमानों का, जबकि भाजपा के ही विधायक बचौल साहब क्या कहते हैं? बचौल जी ने कहा कि मुसलमानों से उनका वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहिए। तो जो वोटिंग अधिकार वे छीन लीजिएगा तो वोट किसको करेगा? और रही दूसरी बात, जब यहाँ पे बैठे हैं एलजेपी के प्रवक्ता, इनको पता होना चाहिए कि गुजरात के वोटिंग अधिकार छीन जाएगा। ये ज्यादा नहीं, भड़काने की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, इनके विधायक ने स्टेट किया है। हाँ चलिए शाजिया, अब आपके पास आइए। शाजिया आप आइए। ये शैतानी सोच से बचिए आप लोग। मुसलमान करते हैं। चलिए शैतानी क्या सोचे, चलिए बताइए। क्या करेंगे आप? अपने विधायक को शैतान बोल रही है। बिल्कुल है, हम भी यही मानते हैं कि वो शैतान ही है। पहली बार वो शैतान ही है, वो इंसान नहीं है। नहीं शैतानी सोचे, जरा इसकी बात कर ले। नहीं शाजिया को जरा एक्सप्लेन करने दीजिए कि शैतान कहाँ से आ गया। बोलना सीखिए और गरीबों की मदद कीजिए, और अगर कुछ आपने किया है तो उसका रिपोर्ट कार्ड दीजिए, जैसे हम देते हैं। हम बस कहते हैं कि 10 सालों में क्या हुआ है मुसलमानों के साथ, कितनी बेहतरी हुई है, चाहे वो मुद्रा योजना। अरे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को शैतान बोल रही थी आप। मुसलमान किनको शैतान बोल रही थी? मुसलमान एक जैसे नहीं है। मुसलमान में भी जो सामंतवाद, गिरिराज जी को अब शैतान तो नहीं बोल रही थी, जो कहते हैं कि हिंदुओं के अपने घर में तलवार रखना चाहिए, लाठी डंडा रखना चाहिए। आपकी बात प्रियंका, आपने बात कर ली। प्रियंका शांत हो जाइए, जरा उनकी बात सुन लीजिए। हाँ, जुल्म ना कीजिए, अपनी पार्टी के साथ जो जुल्म करती है टीवी पे आकर ना कीजिए। बचाइए अपनी पार्टी को, अलग रहिए आप टीवी स्क्रीन से। चलिए, और मैं कहना चाहती हूँ वो कौन सा कैलकुलेशन था जिसके चलते सोनिया जी को चाइना की याद आ गई? वो कौन सा कैलकुलेशन? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार यादव, प्रियंका भारती, शाजिया इल्मी, चरण सिंह सापरा, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, राजकुमार भाटी, जावेद रहमानी और यहाँ पर अनुराग वर्मा जी। बात यहीं तक। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है, अब बस प्रेसिडेंट का एंडोर्समेंट की ज़रूरत है और उसके बाद ये एक लॉ बन जाएगा। और उसके बाद शायद सारे स्टेट्स में जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता चलेगा कि उसके फाइनली जो इंटेंट था सरकार का वो अचीव होता है या नहीं। बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया।